दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के रिजल्ट आने के बाद ये सवाल उठता है कि जिन्हें अगली बार पेपर देना है वो क्या करें क्या ना करें। देखिए, बहुत तरह के विद्यार्थी होंगे जो अगली बार पेपर देने वाले होंगे। जैसे कि कोई होगा जो सिर्फ पहली बार अभी दे रहा होगा, कोई होगा जिसका ये शायद 26 में पहला अटेम्प्ट था, अब 27 में दूसरा होगा, किसी का हो सकता है इससे ज्यादा अटेम्प्ट हो चुके हों। तो क्या इन तीनों की रणनीति एक तरह से होगी? नहीं, तीनों की रणनीति अलग अलग तरीके से होगी। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा सावधानी किसे रखनी है? जिसका पहली बार है, या जिसका दूसरी बार है, या जिसका तीसरा अटेम्प्ट है। कायदे से तीनों को रखना होगा, लेकिन तरीके तो तीनों के अलग होंगे। तो सबसे जो डीप तरीका होगा वो पहली बार वाले के लिए होगा, जिसे 2027 में एग्जाम देना है। क्यों? क्योंकि इसे जीरो से शुरू करना है। फिर जो 26 में दे चुके हैं उनके लिए अलग इसलिए हो जाएगा क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है जो यूपीएससी के पिछले कई सालों के इतिहास में सबसे खराब एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं। यानी कि पेपर बड़ा लेंदी और डिफिकल्ट था। तो अब रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। तो मुख्य रूप से जिन्हें 27 का पेपर देना है, जिन्होंने अभी पूरी गहन पढ़ाई नहीं की है, जिन्हें और अभी पढ़ने की जरूरत है, जिन्हें सिर्फ रिवीजन करना है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है। चलिए कि एक तरफ से हम जानते हैं कैसे आप 2027 के टारगेट को पूरा करेंगे इन आने वाले 11 महीनों में। तो सबसे पहली बात, ये आंकड़े देख लीजिए कि 13,343 ये वो लोग हैं जो इस बार मेंस का एग्जाम देने वाले हैं। और इसमें कई लोग नहीं आ पाए सिर्फ इस वजह से कि पेपर वन में उनसे कुछ ऐसी चीजें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पेपर ऐसा आया था। और कुछ लोग ऐसे थे जिनका पेपर वन अच्छा गया था, लेकिन वो सीसेट की वजह से बाहर हो गए। और ये अभी का भी, इस साल का भी इतिहास यही कहता है कि सीसेट इतना मुश्किल आया था कि ठीक ठाक मेहनत करके गया व्यक्ति भी इतने नंबर नहीं ले पाया जिसमें उसको क्वालिफाई करना था मात्र। यानी कि एक बड़ा संकट है। और इसमें एक कट ऑफ रेंज को लेके हर बार आप डिस्कशन जो करते रहते हैं, यूपीएससी ने साफ कह दिया है कि कट ऑफ जो है वो फाइनल रिजल्ट के बाद वो जाहिर करेंगे कि कितनी कट ऑफ गई है। मोटा अंदाजा इस आधार पे निकलेगा कितने लोगों का जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें मिनिमम स्कोर कितना था। आपकी जानकारी में सबसे मिनिमम स्कोर किसका था, कितना था, आप बता सकते हैं। लेकिन पेपर जो था वो सच में डिफिकल्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन्हीं बातों को हमें ध्यान रखना है, यानी कि हमें इसी से सीख लेनी है कि पेपर अब 27 का जो आएगा इसमें नो डाउट विषयगत अंतर संबंध यानी कि इंटरलिंकिंग होगी। जैसे कि इस बार हमने देखा हिस्ट्री से हमें कौन दिखाई दिया, ज्योग्राफी दिखाई दिया, या हम देखें तो साइंस और इकोनॉमी अपने साथ में दिखाई दिए, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी साथ में दिखाई दिए। कार्बन क्रेडिट क्या था, दो तरफ से काम कर रहा है, इकोनॉमी की तरफ से भी काम कर रहा है और एनवायरमेंट की तरफ से भी। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट फ्रेमिंग, यानी कि सवाल इस तरह से घुमा के पूछ रहा है कि आपको पढ़ने में ही समय लग रहा है। तो वो पूछने का जो तरीका था उस ट्रेंड को पकड़ना होगा। और अब सिर्फ ये सोच के कोई सोच ले कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर लूंगा तो मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट तब क्लियर होंगे जब उसने मेंस की तैयारी की होगी, मेंस के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, सिर्फ फैक्ट नहीं पढ़े होंगे। तो ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए खास संदेश है जिनका अभी शुरुआती अटेम्प्ट रहा है या अब देने वाले हैं। अगली बात आती है सीसेट की। तो देखिए, सीसेट में अब इस बार ध्यान रख लीजिएगा कि एक्सपीरियंस के साथ अब ये बात कोई भी कह सकता है कि आपको उसमें अच्छी तैयारी रखनी पड़ेगी। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी दीवार होगी, पेपर बड़ा सीसेट का भी रहता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्वालिफाइंग करने के लिए किसी एक सेक्शन पर हम वो अब नहीं कह सकते कि कॉम्प्रिहेंशन का पेपर इजी आया था तो हो जाएगा। पहले एक समय था जब कॉम्प्रिहेंशन इतना इजी था कि उसको क्वालिफाई करना आसान था। आज के डेट में कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल है। मैथ्स के सवाल पिछले 2-3 सालों से मुश्किल हुए हैं, तो उसे आपको आसान बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। अब अगली बात आती है कि पढ़ने का। अब मैं आपको सारे सब्जेक्ट में बताऊंगा। अब जो नया तरीका है ना पढ़ने का, उसमें देखिए एक तरीका तो ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट की वो सारी बेसिक जानकारी होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे थे या अभी पढ़ेंगे। जैसे कि पॉलिटी आप पढ़ेंगे, मूल अधिकार आप पहले भी पढ़ रहे थे, आज भी आप पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व तो पहले ही पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ेंगे। अभी क्या, फिर अब क्या चेंजेस होगा उसको भी तो समझना पड़ेगा। यानी कि ये सारी चीजें आप पढ़ रहे थे ये तो आपको पढ़ना ही है, प्लस उसके साथ प्लस में आपको आना होगा। तो देखिए, एक ही स्रोत को तो आप कई बार पढ़ेंगे तब वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यानी स्रोत एक हो, मिनिमम 4 बार रिवीजन हो, प्रीलिम्स के फैक्ट्स को का आइडिया रखना है, यानी कि कई लेयर में पढ़ना है। एक लेयर हो गया प्रीलिम्स का फैक्ट, एक लेयर हो गया मेंस का एनालिसिस, और एक लेयर हो गया इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग की एक सब्जेक्ट मैंने बताया हिस्ट्री को, ज्योग्राफी। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कहीं पे मौर्य साम्राज्य इतना मजबूत क्यों हुआ,
मौर्य साम्राज्य इतना ताकतवर क्यों हुआ, वो आपको भूगोल से समझ में आएगा। वहीं पे तलवारें क्यों बनती जा रही थी, ये आपको भूगोल से समझ में आएगा। इसी के साथ ही कोई राज्य ज्यादा आगे बढ़ रहा है, कोई राज्य ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहा है, तो वहां पे भी उसका भूगोल उसका साथ दे रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा, कोई तटीय राज्य है उसको कैसे फायदा मिलता है, ये कैसे होगा जब आप प्री और मेंस को साथ में कवर करेंगे और इंटरलिंकिंग करेंगे एक से ज्यादा सब्जेक्ट की। अब उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एक्शन प्लान आपको मैं अगर बताऊं तो पहले हम देखें पॉलिटी को ही देख लेते हैं। तो डायरेक्ट प्रोविजन कम और गवर्नेंस और रिसेंट घटनाओं से जुड़ी एप्लीकेशन ज्यादा आएंगी। तो अब देखिए एक तरफ जब ये बात कही जाती है कि करंट अफेयर हर दिन पढ़ना है, अब देखिए ये भी बात कह दी गई कि अभी जो इस बार सवाल आया था, जो मेजर सोर्स उसमें रहा उसमें पीआईबी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो पीआईबी में जो भी करंट अफेयर्स आता है वो आपको कवर करना है। अच्छी बात यह है कि दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे पीआईबी की वीकली करंट अफेयर की सीरीज आ रही है। वो 2 एपिसोड आ भी चुके हैं उसके। अब जो आपका ये संडे आएगा उसमें तीसरा एपिसोड आ जाएगा और उसमें सुबह 9 बजे हम एक हफ्ते की जो भी पीआईबी की प्रमुख खबरें थे आपको उसमें बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आप उस न्यूज तक पहुंचते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि करंट अफेयर आपको हर दिन पढ़ना है, न्यूज़पेपर हर दिन आपको पढ़ना जरूरी है। तो जो सोचते हैं कि सिर्फ मंथली करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो उससे काम चल जाएगा, वो अप्रोच तो काम नहीं आएगी। अब उसको मैं पॉलिटी से देखिए जोड़ के कैसे समझाना चाह रहा हूं इस बात को। आप जब हर दिन करंट अफेयर पढ़ेंगे तो पॉलिटी की भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई रिसेंट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, या फिर कोई संशोधन हुआ है कोई भी, या बिल ही आए हैं मैं कहता हूं, तो वो बिल संविधान के किस प्रावधान से था और वो मामला क्या था जिसकी वजह से वो करंट अफेयर में चर्चा में रहा। जैसे कि चुनाव आयोग पर सबको लग रहा था सवाल आएगा, तो हम क्या इस केस को या इस अंदाजे को पढ़ना आज की डेट से खत्म कर दें या छोड़ दें? हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमें उस चीज को लेके रखना पड़ेगा आगे भी कि जो घटनाक्रम करंट अफेयर की हैं उससे स्टैटिक का टॉपिक कहाँ पे कवर हो रहा है। चाहे वो कोई जजमेंट आता है तो वो जजमेंट अगर फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ कोई है तो हमें फंडामेंटल राइट के उस सेक्शन को बहुत क्लियरली और बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ये उसके अलावा एक कंपैरिजन चार्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि अब हम पॉलिटी को उस तरीके से पढ़ें कि हम, जैसे हम कहते हैं ना कि एक तरफ होता है मूल अधिकार, एक होता है नीति निर्देशक, तब तो हम कंपेयर करते हैं। तो हर टॉपिक में हम कहाँ किन चीजों का कंपेयर कर सकते हैं उसी पॉलिटी के अंदर, प्लस फिर उसको हम करंट अफेयर से लिंक करें तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। फिर उसके बाद इकोनॉमी की देखिए बात करें तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड सवाल इस बार जो हमें 26 में देखने को मिले, तो इसमें देखिए जो करंट की जो स्कीम होती है, चाहे राज्यों की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, बजट हो गया, आरबीआई को लेकर के देखिए, हम देखें आरबीआई पिछले कई समय से लगातार ये पूरी महंगाई बढ़ रही है, पूरा हमारे फॉरेन रिजर्व की बात हो रही है, हर जगह महंगाई को कंट्रोल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसके पास देखते हैं? आरबीआई के पास है। फॉरेक्स रिजर्व को लेकर के जो भी पॉलिसीज या चेंजेस जो कुछ कर रहा है कुछ, वो ज्यादातर आरबीआई हम देख रहे हैं। तो आरबीआई का रोल बढ़ रहा है। तो अब ये आरबीआई जो है उससे इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल लगेगा, लेकिन वो करंट से ही कहीं ना कहीं प्रभावित है। करंट अफेयर की जो स्कीम है, अब जैसे हम देखें करंट अफेयर की जो योजना है कि पीएम सूर्य घर योजना, अब पीएम सूर्य घर योजना एक तरफ है, दूसरी तरफ हम अगले अभी हाल का अपडेट हम ये देखते हैं कि अब हम बाहर से सोलर पैनल के लिए बहुत सारे सामान नहीं मंगाएंगे, यही बनेगा। फिर हम उसका देखते हैं कि इससे रोजगार की क्या स्थिति बनेगी, रोजगार के क्या अवसर बनेंगे, प्लांट कहाँ लग रहा है, वो कहाँ पे प्रभाव लेके आएगा। तो बहुत इंटरकनेक्शन ऐसा हमें देखना पड़ेगा। तो स्टैटिक और करंट अफेयर यहाँ भी कंबाइंड नोट हमें रखने पड़ेंगे। यानी कि हम करंट अफेयर में भी कहाँ पे स्टैटिक का पार्ट आ रहा है, स्टैटिक में भी करंट अफेयर हाल का लेटेस्ट अपडेट क्या है, दोनों तरफ अपडेट देना होगा। और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बात करें तो इस बार भी इंटरलिंकिंग रही, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के जुड़े हुए सवाल आए। अब हमको उस तरीके से, आप पहले भी पढ़ते थे, मैं वही कह रहा हूँ, अप्रोच में बस ये है कि आपको इंटरलिंकिंग पे अब ज्यादा ध्यान देना है, करंट से रिलेट करके ज्यादा पढ़ना है, और तीसरी बात है कि रिवीजन एक ही सोर्स का कई बार करना है। तो आप प्रोटेक्टेड एरियाज, रामसर साइट्स, जो कॉप न्यूज हैं, इन सब का एक अलग रजिस्टर या अलग नोट्स आपके होने चाहिए। वो करंट के साथ आप पढ़ेंगे, इसमें लेटेस्ट अपडेट के साथ पढ़ेंगे तो ये ज्यादा फायदा देगा। जैसे कि इंडेंजर्ड कौन सी हुई, कौन सी नहीं हुई, कौन सी भी चर्चा में है, कौन सी नहीं है, उस हिसाब से। फिर जो आपको देखिए इन्वायरमेंटल प्लस इकोनॉमी कनेक्शन पर हम खास फोकस हम कैसे करेंगे, तो उसमें उदाहरण के लिए कार्बन क्रेडिट का एग्जांपल हम देख लें, ग्रीन इकोनॉमी का देख लें। तो ग्रीन इकोनॉमी में एक तरफ एनवायरनमेंट भी है और एक तरफ इकोनॉमी भी है, दोनों चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद देखें तो हम, एक बात आती है अगले सब्जेक्ट की यहाँ पे कि इंटरलिंकिंग, ये हिस्ट्री के लिए है, यहाँ पे इतिहास लिख देता हूं।
ठीक है। तो जो इतिहास के अभी करंट अफेयर में की घटनाएं, जैसे कि आपको मैं उदाहरण बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता अब चर्चा में आ गई है। कैसे आ गई है? डांसिंग गर्ल जो एनसीईआरटी में थी, उसके उसको ढक दिया गया। अब ढक दिया गया तो उसमें हम कहें कि उसको हमने ये कह दिया गया कि जो 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी थी उसमें एज अप्रोप्रिएट नहीं थी वो फोटो, तो उसको धड़ यानी कि सर के नीचे के हिस्से को ढक दिया गया था। फिर ये चर्चा में आया, क्या इतिहास में 4,500 साल पहले की एक मूर्ति की फोटो, क्या हम उसे अब सेंसर करेंगे? तो अब यहां से सिंधु घाटी सभ्यता भी आ गई। तो एक तरफ आर्ट एंड कल्चर भी आ गया, एक तरफ हिस्ट्री भी आ गई। अब हम उस हिस्ट्री को भूगोल से भी जानेंगे कि कहां कहां तक वो सिंधु घाटी सभ्यता थी और कहां से वो मूर्ति मिली, कांसे की मूर्ति थी जो अब चर्चा में है। तो उसके बाद हमें पता चलेगा वो मोहनजोदाड़ो में वो मूर्ति मिली, तो हम मोहनजोदाड़ो को अब इस बार और अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये डेप्थ पे जाना होगा। ये करंट अफेयर की एक चैन हो जाती है कि आपको एक बात मिली, डांसिंग गर्ल चर्चा में है, विवाद में क्यों आई? क्योंकि एनसीईआरटी ने उसको मतलब उसको ढक दिया। अब उसके बाद उससे हम चैन को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते गए। अब ये बात आपको जो भी हिस्ट्री से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अभी कुछ कंट्रोवर्सी हो, कुछ भी मिले, जैसे कि अभी चोल्स के हमने देखा कि कुछ प्रमुख ऐसी चीजें हैं जो दुनिया दूसरे देश से भारत आई, तो उन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अब इसके अलावा पीवाईक्यू से तो हम कंपेयर करेंगे, जब भी हम पढ़ने बैठेंगे तो पीवाईक्यू में सवाल कैसे आए थे, पिछले सिर्फ 26 का नहीं, पिछले भी देखने होंगे कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से ऐसे सवाल पूछे गए थे, तो हमें ये वाला टॉपिक तो जरूर पढ़ना है। वो अप्रोच आपको लानी ही पड़ेगी। तो स्टैटिक आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, बस करंट से अब लिंक करके एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में डिजास्टर, माइनिंग, रिवर डिस्प्यूट, ये सारे जो एंगल होते हैं ये करंट से भी जुड़े होते हैं और स्टैटिक के भी होते हैं, इसका ध्यान रखना है। मैप का ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा और करंट इवेंट में जो भी है उसको हमें जोड़ना होगा स्टैटिक से और उस स्टैटिक के डेप्थ में जाना होगा। ये चैन हमें बनानी पड़ेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम देखें तो बहुत सारे जो नए जो अपडेट हैं उसी पे ही ज्यादा सवाल बने, क्योंकि ज्यादा उद्देश्य क्या था कि करंट बेस्ड ही साइंस के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान रखा गया। फिर उसके बाद हम देखें तो आर्ट एंड कल्चर, तो मैंने वही डांसिंग गर्ल का जो उदाहरण दिया वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि ऐसे ही जो विवाद में है, चर्चा में है, उनको ज्यादा फोकस में रखना है। फिर उसके साथ ही उससे रिलेटेड और जो महत्वपूर्ण बातें हैं स्टैटिक की, उसको भी कवर करते रहना है। तो ये पढ़ने के लिए अब आपको कितने डेप्थ में जाना है ये आप एनालाइज और ज्यादा कर पाएंगे जब आप पीवाईक्यू को देखेंगे। मैं तो एक एंगल बता रहा हूं, अभी से 10 एंगल और निकलेंगे जो आपको बताएंगे कि इस टॉपिक को आपको किस किस नजर से देखना है। किसी टॉपिक को आप कई नजरों से देख लेंगे तब जाके वो सवाल कवर होगा। और करंट अफेयर से रिलेटेड जहां हो, इंटरलिंकिंग जहां हो, वो तो छोड़नी ही नहीं है। अब उसके बाद पूरी टाइमलाइन की मैं बात करूं कि अभी जून से लेकर के जून 2026 से मई 2027 की आपकी टाइमलाइन क्या हो, पढ़ने का तरीका क्या हो, तो उसमें बहुत क्लियर मैं कह रहा हूं कि अगर आप शुरुआत ही एकदम कर रहे हैं, शुरू से आपका पहला अटेम्प्ट है, तो शुरू में आप अपनी बेसिक ही पढ़िए। 1-2 महीने तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए पूरी, वो आपको फायदा पहुंचाएगी। उसके बाद आप डेप्थ पे आइए। स्टैटिक सब्जेक्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एटलीस्ट 4-5-6 महीने दीजिए अपने हिसाब से। इस टाइम को आप फ्रेम को आगे पीछे कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1-2 महीने नवंबर दिसंबर या दिसंबर जनवरी आप रिवीजन के रखिए। फिर उसके बाद मॉक उस वक्त आपके शुरू हो जाए। मॉक रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो रिवीजन भी कर रहे होंगे, तो वो आपका एक बार आपने वहां पढ़ा, फिर आपने मॉक पे पढ़ा। मॉक में जब आप देना शुरू करें तो मॉक में आपकी कहाँ कमियां हैं, किस टॉपिक के सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं, उसकी लिस्टिंग करें, डायग्नोज करें, क्योंकि डायग्नोज अगर आप नहीं करते मॉक देने के साथ ही तो उसका कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद फिर आप मार्च अप्रैल में आपकी स्प्रिंट स्प्रिंट यानी कि आप सामान्य से तेज गति से भागेंगे, तेज गति से पढ़ेंगे, तो यहां पे आपकी गति पूरी प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड हो जाएगी और उसके बाद फिर मई तक आप उस गति में ही रहेंगे। तो ये तो एक इस टाइमलाइन को आगे पीछे कर सकते हैं, जिसका अटेम्प्ट दूसरा या तीसरा उस क्रम में इसको आगे पीछे कर सकता है। लेकिन अब यहां पे ये है कि मेंस की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। प्रीलिम्स के पहले मेंस के तरीके से उसको पढ़ना ही होगा। आपको एथिक्स भी पढ़ना होगा। आपके पास अगर समय है तो आप अभी से ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन शुरुआत में, लास्ट में नहीं। 2027 में कुछ भी नहीं मेंस के लिए। मेंस के लिए जो पढ़ना है शुरू में पढ़ लीजिए। तो ये तरीके तो हैं आपके पास। अब यहाँ पे करंट अफेयर की रणनीति की बात करूं तो जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, दृष्टि आईएएस, ठीक है, उसका यूट्यूब चैनल है जो आप देख रहे हैं। पीआईबी वीकली आता है, उसको फॉलो करते रहिए। साल भर का जब आप पीआईबी वीकली देख चुके होंगे ना, तो आप सोचिए कि अगर एक पीआईबी वीकली में 15-20 खबरें आती हैं और 50
हफ्ते हैं और उसमें आप इतने सारे न्यूज़ कवर कर चुके होंगे जो सारी महत्वपूर्ण होंगी, और उनमें से सारी उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। जब आप न्यूज़ पे आएँगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है, ये कितनी महत्वपूर्ण है। प्लस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस तो हो ही रहा है, वो इसी चैनल पे है, और इंपॉर्टेंट खबरों को हम अलग से भी आपको बताते हैं। तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 1 से कम 1.5 घंटा 1.5 आवर्स आपको देने होंगे। बुक्स में करंट अफेयर जहां भी जो भी रिलेटेबल रहा है, सारे सब्जेक्ट के बुक में, चाहे दृष्टि के या कोई भी बुक है आपके पास, वहां मार्क करते रहिए। चाहे आपके पास शॉर्ट नोट है वहां पे कर लीजिए। मंथली करंट अफेयर भी आपको कवर करना हो। देखिए, डेली पढ़ने के बाद मंथली आपके रिवीजन के काम आना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग आपकी मंथली मैगजीन नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह से सेम ईयरली भी आपकी फर्स्ट रीडिंग के लिए कभी काम नहीं आएगी। आप कोई भी कंपनी की कोई भी ईयरली मैगजीन सोच लें, कितनी भी बेस्ट मैगजीन हो, वो तब काम आएगी जब आप डेली पढ़ रहे थे और रिवीजन के लिए आपने ईयरली का इस्तेमाल किया है। अब क्या नहीं करना है, बहुत अलग अलग स्रोतों से नहीं पढ़ना है, सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। पैटर्न प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करिएगा कि 26 में जैसा आया है 27 में वैसा आएगा। 27 में वो फिर से हैरान कर सकता है, लेकिन जो बेसिक तैयारी का तरीका है उस तरीके को तो आपको नहीं छोड़ना है और दिमाग को खुला रखना है। फिर उसके बाद मॉक, अगर आप बिना एनालिसिस के, बिना डायग्नोस के करते हैं तो उस मॉक का कोई फायदा नहीं है। ऑप्शनल देर से शुरू करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। या तो पहले कर लीजिए, या तो फिर आपके पास प्रीलिम्स के बाद बहुत सीमित समय होता है, जैसे अभी 2 ही महीने का समय है, कितना कुछ कोई पढ़ लेगा प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए। आप प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिए तो मेंस नहीं कर पाएंगे, तो मामला फंसेगा। और उसके बाद सिर्फ लेक्चर सुनना काफी नहीं होता है, सिर्फ क्लास काफी नहीं होती है। क्लास में अगर इतनी बात बताई जाती है तो जब आप उसको खुद से पढ़ते हैं तो और मिलेगा, जब आप नोट्स बनाएंगे तो बनाते बनाते और कुछ समझ में आएगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो और समझ, चीजें आपकी सीमा बढ़ाती हैं जब आप इसी एक ही टॉपिक को अलग अलग एंगल से देखते हैं। यानी कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, फिर सुन भी रहे हैं, फिर लिख भी रहे हैं, फिर टेस्ट भी दे रहे हैं, तो 4 बार तो यही एक रिवीजन हो गया। ये अप्रोच तो आपको लानी पड़ेगी। और करंट अफेयर्स को लेकर के मैंने कहा चैन मेथड जो है वो काम आएगी, कि आप एक जगह से शुरू किए और उसमें आगे बढ़ते गए, उसकी डेप्थ पे जाते गए, गहराई पे जाते गए। फिर उसके बाद एक बात है, 27 के लिए जो चीजें काम करेंगी, सीमित स्रोत, 4 रिवीजन, कई बार यानी कि रिवीजन चाहिए, 3 परतों में पढ़ाई हो, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट, फिर एनालिसिस प्लस इंटरलिंकिंग तीनों हो, और करंट अफेयर को स्टैटिक से आप जोड़ना सीख पाए, वो करते करते आएगा, 1-2 दिन में नहीं आएगा। डेली करंट अफेयर पढ़ना शुरू कीजिए, आप देखेंगे कितना स्टैटिक उससे निकलेगा। ऑप्शनल को जीएस के साथ अभी कवर कर लें तो ज्यादा बेहतर है, और मॉक के बाद डायग्नोस करें और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करें। ये सार है सारी बातों का। दृष्टि आईएएस आपका साथी बन सकता है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है, और भी बहुत सारी चीजें भी आपके आने वाली हैं आपके लिए, लेकिन एक मोटा आइडिया मैं आपको और दे दूं कि अभी और क्या कुछ आपके लिए है। तो देखिए, मोटा आइडिया ये है कि अगर आपने कभी दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड किया है, नहीं किया तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। मैंने दृष्टि LEAR लर्निंग ऐप ये किया, ओपन किया, आप डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे आएंगे, एक्सप्लोर सेक्शन पे जाना है। यूपीएससी के लिए आपको तैयारी करनी है, यूपीएससी में आना है। अब मैं आपको बताऊंगा हम कैसे आपका साथ देंगे। अब यहाँ पे आइए, जीएस फाउंडेशन कोर्स 27 को जिसको एग्जाम देना है, जिसके पास ये है कि अगले साल ही एग्जाम देना है, उनके लिए कौन सा कोर्स काम करने वाला है वो देख लीजिए। उनके लिए कोर्स काम करेगा जीएस फाउंडेशन कोर्स। जीएस फाउंडेशन कोर्स 25 जून से शुरू हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। और इस जीएस फाउंडेशन कोर्स की खास बात क्या है कि ये लगभग 1 वर्ष में आपका पूरा सिलेबस कवर कर देता है, 14 महीनों में। और ये पूरा सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस पूरा कर देगा। यानी कि जीएस की कंप्लीट तैयारी हो गई, और इसमें आपकी सारी क्लासेस जो होंगी स्टूडियो से होती है, यानी कि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगी, जो सीधे आपकी तरफ देख के आपको पढ़ाया जा रहा होगा। ये फायदेमंद होगा क्योंकि इसमें लाइव चैट की भी सुविधा होगी, स्टडी मटेरियल और बुक्स वगैरह इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी टेस्ट मिलेगा। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां चले आइए, या तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या कोई भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए ना तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। नंबर क्या है? 8 87501 87501। ये वो नंबर है जहां पे आप बात करिए, जो भी मन में सवाल है स्ट्रेटजी के लिए 2027 के लिए, वो दूर हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और ये एकमात्र ऐसा तरीका नहीं है, तरीके बहुत सारे हैं, डिपेंड ये करता है आपको करना क्या है। अगर आपको 27 का पेपर देना है तो जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स आपकी मदद बेहतर तरीके से करेगा। आपके पास अगर और ज्यादा समय है,
आपको 28 में देना है या 29 में देना है, तो फिर आपके लिए जीएस फाउंडेशन कोर्स एक और है जो एआई इंटीग्रेटेड है, जिसमें तैयारी थोड़ी और लंबे समय तक चलती है, 1.5 साल तक चलती है। और लेकिन जेके इसका एक्सेस जो है ज्यादा समय, यानी कि 3 साल तक आपको इसका एक्सेस मिलेगा। 3 साल तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार क्लास का रिवीजन करिए, और इसमें भी आपको सारे फीचर मिलेंगे जो मिलते हैं। आपको डेमो क्लास चाहिए तो डेमो क्लासेस भी हैं अवेलेबल, वो दृष्टि लर्निंग ऐप में आप डाउनलोड करके देखेंगे तो वो भी मिल जाएगा। और इसका भी नया बैच शुरू हो चुका है, तो आप इसके लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। अब अगली बात आती है, जैसे कि ऑप्शनल की मैंने बात की थी, तो ऑप्शनल आपको कौन सा लेना है, किस सब्जेक्ट का लेना है, वो भी आपको इसी ऐप में मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी के लिए दृष्टि को कैसा साथी बना सकते हैं, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के लिए सबसे बेस्ट है, दृष्टि लर्निंग ऐप। और इसके अलावा बुक्स और मैगजीन वगैरह भी, टेस्ट सीरीज वगैरह भी, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो यानी कि ऐप है बड़े काम की, आप देख लीजिए। क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही है, लेकिन साथी जो चाहिए, जो आपको सपोर्ट करे, उसके लिए हम काम करने वाले हैं। तो यहां पे बात आती है सारी बातों को समराइज करने की, कि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे काउंसलर से बात करने के लिए उसे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप कॉल कर लीजिए जो नंबर मैंने आपको बताया था 8750187501 पर। फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन में। आपके मन में कोई और सवाल हो जिन पर आप चाहते हैं कि एक वीडियो सेशन हो, हमारा डिस्कशन हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर भी बात हो। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।